नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ का जो ज्योग्राफी चल रहा है, उसमें हम लोग कक्षा 6 का अध्याय छठा पहुँच चुके हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा इसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिएगा कि जैसे आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा। और जैसे देखिएगा स्थल रूप में क्या-क्या इसमें देखिएगा कि स्थल रूप में है, पर्वत है, पठार है, झील है, सहायक नदियाँ हैं, नदी है, मैदान है, पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, घाटी है और देखिए स्थल संधि है, जल संधि है, वितरिका है, डेल्टा है, प्रायद्वीप है। इस प्रकार का विभिन्न प्रकार की संरचनाएँ हमारे स्थल में पाई जाती है, ठीक है? उसी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल दिया गया है, ठीक है? चलिए देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं पठार है, तो कहीं पर्वत है, कहीं पर्वत श्रृंखला है ना? तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार का स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊँचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे एक बाह्य प्रक्रिया जिसमें अपघटन वगैरह हो जाती है या फिर आपका जैसे देखिएगा वायु के कारण कोई स्ट्रक्चर बनता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, बालू टिब्बा वाला क्षेत्र में, ठीक है? वहाँ भी बन जाता है या फिर आपका ये जैसे हिमाद्री क्षेत्र में, हिम वाला क्षेत्र में, ठीक है? हिम वाला क्षेत्र में वहाँ से क्या हो जाता है कि डिकम्पोज़िशन होता है या फिर थोड़ा-सा आप देखिएगा या फिर अपर्दन होता है, उसके कारण विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। तो और एक होता है आंतरिक, आंतरिक के कारण, ठीक है? एक बाह्य हो गया, ये पृथ्वी है, बाह्य की घटना और एक हो गया आंतरिक घटना। आंतरिक घटना में जैसे ज्वालामुखी उद्गार हो गया, इसके कारण भी बन सकती है विभिन्न प्रकार की संरचना, है ना? और सुनामी वगैरह आती है जैसे समुद्र में, ठीक है? तो वहाँ से भी क्या हो जाती है, वहाँ को भी प्रभावित करती है ना? तो इसमें देखिएगा परिणाम स्वरूप यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे-धीरे गति हो रही है। और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। यह प्रथम और आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उठ जाती है और कहीं धँस जाती है। हम लोग बोल देख लिए हैं कि आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया 2 प्रकार की प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर जो संरचना है अलग-अलग संरचना का निर्माण हो रही है, ठीक है? और एक बात और हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे बहुत प्रकार का प्लेट होती है, प्लेट का मूवमेंट होते रहता है ना? तो उसके कारण भी बहुत सारी संरचना का निर्माण होता है। तो देखिएगा दूसरी यानी बाह्य प्रक्रिया, ये तो चर्चा कर चुके हैं। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन, तो जैसे मान के चलिए ये देखिएगा, यहाँ पे कोई मान के चलिए कोई स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें बार-बार धूप की किरण आ रही है, ठीक है? जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर बारिश हो रही है, टेम्परेचर कम हो गया, तो इस प्रकार इसमें दरारें आ जाएगी, है ना? क्योंकि तापमान के बदलने से इसमें क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है। और यहाँ पे आ जाएगा बहुत सारा के पानी की बूँदें घुस जाएगी उसमें, बहुत सारा जीव जो कि डिकम्पोज़ करता है, तोड़ता है, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, अपरदन होती है और ये टूट जाएगा, है ना? टूट जाएगा, तो अपरदन कहलाती है। अपरदन क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा नीछेपन, तो ये यहाँ से टूट के आगे बढ़ा और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे यही ये छोटा-छोटा जो जमा हो जाता है ना, ये जो जमा होता है उसको डिकम्पोज़िशन कहते हैं अर्थात निक्षेपण, ठीक है? तो निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रियाएँ, बहते हुए जल, देखिए याद रखिएगा 3 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक जल, जल के कारण भी संरचनाएँ निर्माण होती है, वायु के कारण और बर्फ के कारण, याद रखिएगा 3 चीज़, है ना? हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊँचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम पर्वत के बारे में देखते हैं, ठीक है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ये ऊंचाई वाला भाग है, इस प्रकार है ना, ये पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई वाला भाग है, ठीक है? और यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान और दाब दोनों कम हो जाता है ना, तो जलवायु क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी क्योंकि तापमान कम हो जाता है। और कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है जिन्हें हिमानी कहा जाता है ना, हिमानी। वो ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, बर्फ का पहाड़ मिलता है ना। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत जो समुद्र के भीतर तथा जिन्हें आप देख सकते हैं कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, ठीक है? जलवायु देख लें कि काफ़ी हार्श कंडीशन है, काफ़ी ख़राब कंडीशन होती है ना, तो इसके कारण बहुत कम लोग यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है
तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। जैसे ये एक पर्वत है वो काफ़ी एक इस प्रकार हो सकता है, यही पर्वत श्रेणी बोला जाता है या फिर श्रृंखला बोला जाता है ना? ये देखिए, अब हम लोग यहाँ आते हैं कि जैसे वलित पर्वत, ठीक है? ये वलित पर्वत है, हम लोग जानते हैं कि हिमालय हो गया या फिर अरावली का पर्वत हो गया, ये सारा वलित पर्वत है। वहीं आपका जो जैसे आप मध्य भारत में जो है वो फोल्डेड माउंटेन है ना? फोल्डेड माउंटेन में जैसे अजंता वगैरह है या फिर जो श्रेणी पाया जाता है, ठीक है? वहाँ वो आ जाएगा। वलित पर्वत में आपका क्या है? जैसे हिमालय हो गया, ठीक है? अब आते हैं, देखिए कहा जाता है बहुत से पर्वत तंत्र समानांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एंडीज है, यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका का एंडीज वाला है, ये वाला पोर्शन एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये काफी लंबा, दुनिया का सबसे लंबा है। अगर भूस्थल पर बात किया जाए तो आपका स्थल पर सबसे लंबा एंडीज हो जाएगा, ठीक है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज क्रमशः हिमालय तो जानते हैं एशिया में है, आल्प्स जो पर्वत है वो यूरोप में है, और दक्षिण अफ्रीका में क्या है? एंडीज है ना? एंडीज सबसे लंबी श्रृंखला बनती है ना? पर्वतों की ऊंचाई के आकार में भिन्नता होती है, और पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत बोलते हैं, और एक भ्रंशोत्स्थ पर्वत, और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है? हिमालय एवं आल्प्स, यही चीज याद रखना कि वलित पर्वत है, ठीक है? जिनकी देखिएगा सतह ऊबड़-खाबड़ ऐसी शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। तो हम लोग देख लिए कि वलित पर्वत कौन-सा है? आपका हिमालय और अरावली वाला क्षेत्र। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में हम लोग जानते हैं रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ना? जैसे उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के अल्प्सियन और तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो उत्तरी अमेरिका जिसका क्षेत्र और आपका रूस वाला क्षेत्र में अप्लेशियन एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? जिसमें देखिएगा जैसे उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन हो गया, रूस का यूराल वाला हो गया, ये भी काफी पुराना वलित पर्वत है, ठीक है? याद रखिएगा दो चीज, उत्तरी अमेरिका कौन? एप्लेशियन, और रूस का यूराल, ठीक है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशुस्थ पर्वत का निर्माण होता है। देखिएगा भ्रंशुस्थ पर्वत ये वाला देखिएगा, फोल्ड, इसको क्या बोला जाता है? भ्रंशुस्थ है, ये फोल्डेड माउंटेन है। देखिएगा क्या होता है कि ये एक प्रकार इस प्रकार ही एक लेवल में रहता है, लेकिन कुछ दो भाग मान के चलिए ऊपर उठ गया, ये एक भाग नीचे घुस गया, तो यहाँ पे जो संरचना है वो इस प्रकार, देखिए संरचना का निर्माण हो रहा है ना, इस प्रकार संरचना का निर्माण, यही आपका क्या कहलाता है? भ्रंशुस्थ, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को हास्ट, नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश गॉब्रेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी, तो याद रखिएगा यूरोप की जो राइन घाटी है, वासजेस पर्वत, इस पर्वत के तंत्र के उदाहरण है। तो आप लगा सकते हैं, जैसे आपको भ्रंशुस्थ पर्वत का उदाहरण देना हो तो यूरोप के राइन घाटी और वासजेस पर्वत का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है? एटलस में दिए गए विभिन्न विश्व के मानचित्र पर उनकी स्थिति को देखिए, कुछ इस प्रकार भू आकृति के कुछ उदाहरण पता लगाइए। तो हम लोग देख लिए दो प्रकार का पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हो रहे हैं, एक वलित है, दूसरा भ्रंशुस्थ, जिसमें उभरा हुआ भाग है, नीचे धंस गया भाग है, ये आपका भ्रंशुस्थ पर्वत का निर्माण करता है, ठीक है? और उसके बाद देखिएगा ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, और जापान का फुजियामा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। किलिमंजारो और फुजियामा पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो आपका क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियां को स्रोत पर्वत स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई, बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो हम लोग देखिए कि पर्वत का जो जल है उसका उपयोग सिंचाई के लिए भी, और हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट में आपका इस्तेमाल किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए भी, ठीक है? अब नदी, घाटियां, वेदिकाएं, कृषि, वेदिका कृषि एक प्रकार का ढलान वाले क्षेत्र में कृषि का एक तरीका है, ठीक है? उपयुक्त होती है। पर्वतों के में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिएगा
सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का खेल, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिएगा ज्वालामुखी पर्वत, हम लोग 2 चीज़ देख लिए, एक किलिमंजारो और फुजियामा, है ना? जापान का। ये देखिएगा किस प्रकार का यहाँ निर्माण हो रहा है ना? एक अत्यधिक दाब मैग्मा का यहाँ दाब हो जाता है, ये बाहर निकल जाएगा। दाब बहा है क्योंकि जैसे देखिएगा हम लोग जानते हैं कि दाब का जो मूवमेंट होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। यहाँ उच्च दाब है, तो यहाँ उच्च दाब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, इधर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा और यहाँ से फिर वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, अर्थात यह मैग्मा फिर लावा बन जाए, लावा है वो बाद में आपका मैग्मा बन रहा है ना। तो इस प्रकार देख रहे हैं। तो पर्वतों वाले क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, और हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीपिंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पठार के बारे में, ठीक है। पठार का जो उभरा हुआ भाग होता है, तो हम लोग देखते हैं कि तिब्बत वाला पठार को एशिया का छत कहा जाता है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि पठार उठी हुई सपाट भूमि है। तो देखिए मान के चलिए ये वाला क्षेत्र है, हम लोग आदमी जन रहता है, तो यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, इतना नहीं, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। जैसे देखिएगा ये इतना क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, ये भाग, तो ये पठार कहलाएगी, है ना। उसके बाद देख लेते हैं, यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तो 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, हम लोग जानते हैं कि दक्कन का पठार इस प्रकार देखिएगा, ए वाला क्षेत्र में, ये आपका क्या हो गया, भारत है ना, तो ये दक्कन वाला क्षेत्र, दक्कन का पठार यहाँ है ना। तो दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया देखिएगा, केनिया आपका जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, केनिया, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका के पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई देखिएगा, तिब्बत का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई हम लोग देख ले रहे हैं कि ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर की तक है, ठीक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर का पठार, इसमें कोयला, लोहा तथा मैंगनीज का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है ना। तो इसमें देखिएगा पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियों की ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार देखिएगा, छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड वाला क्षेत्र में फैला हुआ है ना। तो स्वर्ण रेखा नदी में स्थित हुंड्रू फॉल कर्नाटक के जोग जलप्रपात इस प्रकार के एक जलप्रपात का उदाहरण है। तो पठार वाला क्षेत्र में जलप्रपात होती है क्योंकि वहाँ का जो भूमि है वो सख्त होती है, इसलिए डायरेक्ट वह जल इस प्रकार फॉल करने लगता है ना। तो यहाँ देखते हैं हुंड्रू फॉल है या फिर जोग जलप्रपात है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो लावा पठार जो है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छा होता है। कई पठारों का रमणीय स्थल देखने लायक पर्यटन क्षेत्र होती है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चलिए अब हम आते हैं मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि का बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। तो थोड़ा सा समतल होता है, कुछ मैदान आपका देखिएगा तरंग जैसा होता है, तरंगित, है ना। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हुए हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित करती है। ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है, पत्थर, बालू, सील्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हें ही देखिएगा हम लोग जानते हैं कि नदियाँ क्या हुआ कि बाहर से आया ढलान वाला क्षेत्र से, इसमें बालू है, सील्ट है, पत्थर है, बाद में डिपोजिट कर दे रहा है, निक्षेपण कर दे रहा है। तो इस प्रकार क्या है, मैदान का निर्माण हो रहा है ना। तो उसके बाद देखिए सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा 2 प्रकार का मिट्टी होती है, एक खादर है, उसके बाद आपका बांगर, भाबर, ये इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी अपरदन के कारण जो मैदान का निर्माण किया जा रहा है वो प्रायः उपजाऊ होते हैं, ठीक है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं क्योंकि मैदान वाले क्षेत्र में अधिक से लोग रहते हैं, ठीक है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है और चीन के यांगत्से का मैदान है।
मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त भी होती है। भारत के गंगा के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिएगा ये वाला जगह, देखिए मैदानी वाला भाग है ये, ठीक है? जहाँ पे मनुष्य की क्या है सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। अब हम लोग आते हैं स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की भिन्नता विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र का जीवन थोड़ा बहुत सरल होता है। मैदान में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग रहन सहन तरीका कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें कुछ ज़्यादा अंतर बता सकते हैं? बिल्कुल अंतर होता है। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ विनाश का कारण विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके आने के खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जिन्हें गंदा कर देते हैं। हम प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। तो संपोषणीय विकास का बल दिया जा रहा है इसमें, कि बोला जा रहा है कि आप इस प्रकार भूमि का इस्तेमाल करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी यह उचित संसाधन ज़्यादा खपत ना हो, मतलब उचित संसाधन बना रहे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।